हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ आवर सेकंड चैप्टर। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले हमारे यहाँ कौन था। हमारे यहाँ मुगल एम्पायर था, जो कि फिनिश होने के कगार पर था। औरंगजेब का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था, 1707 की बात थी। उस समय तक तो मतलब मुगल एम्पायर एक तरह से वीक होता चला गया था जब तक ये सभी आए। तो आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने अपनी जड़ें जो है इंडिया में मजबूत की हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट वाज द ट्रिक, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को बहलाया फुसलाया, जिससे कि लोग जो है उनके एक तरह से ट्रैप में फंसते चले गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश की कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड के पर्पज से आई थी। उनको ये पता चला कि इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड है। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक तरह की कैसी कंपनी थी वो? ट्रेडिंग कंपनी थी। तो इन 1600 एक्वायर्ड का चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो 1600 की बात है कि उन्होंने वहाँ की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे उन्होंने एक तरह का चार्टर जो है ले लिया। चार्टर का मतलब क्या तरह, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं लाइसेंस। उनसे ले लिया लाइसेंस। किस बात का लाइसेंस लिया उन्होंने? कि जो वो सब इतने देखो चालाक थे कि वो किस बात का उन्होंने चार्टर लिया कि मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जा रही है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने बाकी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप मुझे चार्टर दे रहे हो तो इंग्लैंड से कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए नहीं जानी चाहिए। ऐसा उसलिए उन्होंने किया कि अगर कोई और कंपनी जाएगी तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब एक वो कंपनी की तरीके थी, कोई एक पर्टिकुलर वो पूरी कंट्री ही नहीं चली गई थी वहाँ पर, बस वो एक कंपनी थी। जैसे कि हम मान लें कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है और वो कहीं जाए ट्रेड करने के लिए, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उनको एक तरह का क्या करेगी, एक तरह का लाइसेंस देगी कि हाँ आप जाके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर वही वो बोल दे यहाँ की गवर्नमेंट से कि आप जो है सिर्फ हमें ही लाइसेंस दो, बाकी के इंडियन कंपनीज को आप ये चार्टर मत देना कि वो भी आके वहाँ पर ट्रेड करने लगे, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वो वही चीज़ लिखा गया है कि गॉट अ सोलो राइट्स टू ट्रेड विथ ईस्ट। सोलो राइट मतलब एक अकेला उनको राइट मिल गया कि गॉट अ सोलो राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब मतलब कि हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज है ना। तो एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज विथ मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कि जितने मतलब कि क्या किया कि जो अदर इंग्लिश कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उनसे अपने कंपटीशन को मतलब रोकने के लिए, मतलब कि उनसे कंपटीशन ना बढ़ने पाए, इस वजह से उन्होंने इस तरह का मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स जो है यूज़ किया, जिससे कि वो अपना जो प्रॉफिट क्या कर सके और बढ़ा सके। तो अब इंग्लिश से मतलब कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन यूरोप में और भी तो बहुत सारी कंट्रीज थी, तो उनको तो इस बारे में पता ही चला। लेकिन जब अब वही चीज़ बता, जैसे कि सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स था वो कौन था? वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में आया था। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल कहाँ की कंट्री? पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री है। तो पुर्तगाल से वो होते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए और अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट से लास्ट में केप ऑफ गुड होते हुए वो पहुंचा था केरल के कोस्टल रीजन पे। तो 1498 में जब ये पहुंचा तो इसने एक तरह से रूट तो बना ही दिया कि हाँ किस तरह से इंडिया जाना है। तो रूट पता चल गया सभी यूरोपियन कंट्रीज को, तो उसी रूट के थ्रू ये भी सब आए। तो इन्होंने जो चीज़ किया कि सिर्फ अपने यहाँ के लोगों में सिर्फ एक ही कंपनी को राइट्स मिला कि वो जाके इंडिया में ट्रेड करे, बाकी की इंग्लिश कंपनियां नहीं आ सकती। लेकिन अब यूरोपियन जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी वो तो आ ही सकती थी ना।
तो स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर वाज देयर, लेकिन उसके बावजूद जो और यूरोपियन पावर्स थी जैसे कि फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, ये सभी क्या थी, ये तो अदर पावर्स थी, तो ये तो आ ही सकती थी। तो कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्जैजरेटेड द प्रॉब्लम। तो अब जब अदर कंपनियां आने लगी तो क्या होने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा, और जिसकी वजह से जो नेचर ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन का नेचर होता है उसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो है उनके मतलब कि जहाँ पर मार्केट थी, मार्केट में क्या प्रॉब्लम मतलब समस्याएं बढ़ने लगी। एग्जैजरेटेड द प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का बढ़ना, जैसे जैसे टाइम बीतता गया समस्याएं बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे समस्या क्या थी कि जितनी भी कंपनीज थी, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस अगर कोई भी प्रोडक्ट था, मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जिसका ज़्यादा होता था और जिसकी रिक्वायरमेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ की जो ये सारी चीज़ें थी, जैसे कि ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको एक ही चीज़ पसंद आती थी इंडिया की, मतलब कि जो सभी एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। क्या क्या है वो, कॉटन है, सिल्क है, पेपर है, क्लब्स हैं, कार्डमम्स, कॉटन, जूट, सिल्क, लौंग, इलायची, जितने मसाले हैं, इन सभी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो इसकी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आ गई, बहुत सारी कंपनीज आ गई ना। जैसे ब्रिटेन सबसे पहले आया, ब्रिटेन आ गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पुर्तगाल की कंपनी आ गई, फ्रेंच कंपनी आ गई, डच कंपनी आ गई, सारी कंपनीज आ गई। अब जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप एक पेन की सेलिंग कर रहे हो, पेन की सेलिंग कर रहे हो आप अपने, मतलब कि आप इंडियन हो, आप पेन की सेलिंग कर रहे हो, कोई बाहर की कंपनी आती है, तो पहले जब तक कोई कंपटीटर नहीं था तब तक तो आपसे जो है बोल देता था कि हाँ आप इतने में दे दो, तो आप दे भी देते थे। अगर आपकी मतलब कि जो जो कॉस्ट प्राइस है आपका उससे ज़्यादा में ही दोगे, मतलब कि हाँ कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो, तो उस पर कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो आप दोगे। तो अगर उसके हिसाब से वो देता था आपको पैसे तो आप दे देते, तो सेल कर देते थे अपना प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई कंपटीटर था नहीं, तो वो जो प्राइस बोलता था आपको वो सही लगता था। लेकिन अब कंपटीटर बढ़ गए हैं। अब ये हमने 10 रुपये का मार्कर पहले मैं आपको देता था, लेकिन अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो आपके इस मार्कर की प्राइस उसने 10 रुपये लगा। तो डच आए, डच बोले हम 12 लगाएंगे, पुर्तगीज आए गए चलो हम 14 लगा देते हैं, फिर जो है फ्रांसीसी आए तो बोले हम 16 लगा देते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं, नहीं खरीदूंगा तो मैं, चलो ठीक है मैं आपको 17 रुपीज़ दे देता हूँ। तो अब क्या था कि पहले इसी प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में लेकर जाते थे और अपने यहाँ वो बेचता था ज़्यादा से ज़्यादा में, मान लेते हैं कि उसने बेचा होगा 20 रुपीज़ में, तो उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब वो परचेज ही कर रहा है 17 रुपीज़ में, तो अब वो जाएगा तो ज़्यादा मैक्सिमम कितने में बेच देगा, या तो 22 या 21 में बेच देगा। तो पहले के कंपेरिजन में प्रॉफिट अब कम हो रहा है ना उसका। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, और जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया किन के बीच में, कंपनियों के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो इंडियन प्रोडक्ट थे, इंडियन प्रोडक्ट कौन कौन से थे, ये सभी थे, इनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ गए उस प्रोडक्ट के। तो प्रॉफिट तो जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं इनका हो रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट, अब लॉस किसका हो रहा है, लॉस हो रहा है किसका, कंपनी का। कौन सी कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो हम नीचे की ओर एरो बनाया है, इसका मतलब ये लॉस हो गया, इसमें ऊपर की ओर एरो है, तो मतलब प्राइस बढ़े डिमांड भी बढ़े। तो डिमांड बढ़ी प्राइस भी बढ़ी, जिसकी वजह से अब इनको प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो पहले उनको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पूरा एक तरह से इकोनॉमी थी कि किस तरह से जो है ट्रेड जो है ब्रिटिश, मतलब कंपटीशन किस तरह से बढ़ा। अब ब्रिटिशर्स क्या करें कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ये तो कंपटीशन, अब क्या करें। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, तरीका ये था, एलिमिनेटिंग द राइवल्स कंपटीटर वाज द ओनली वे। अब जितने और कंपटीटर हैं, राइवल कंपटीटर हैं जो हमारे ट्रेड में एक तरह से क्या कर रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, तो क्या किया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए, मतलब इनको रास्ते से हटाया जाए। एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीटर्स वाज द ओनली वे। तो इनको हटाने का काम किया जाए। कैसे किया जाए,
दिस लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और इसकी वजह से जो है जितनी भी कंपनीज होती थी उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब जो व्यापार करने आई थी यहाँ पर, तो उनके बीच में आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती थी। कैसी लड़ाइयाँ होती थी? शिप्स वर अटैक्ड, मतलब कि वो अपने शिप्स पे ही तो सारे प्रोडक्ट लेकर जाते थे अपने यहाँ, तो क्या होते थे रास्ते में उन पर अटैक हो जाता था। चाहे वो जिसका हो, चाहे वो हो सकता है फ्रांस वाले एक बार ब्रिटेन वाले कंपनी पे अटैक करते, या ब्रिटेन वाले फ्रांस पे करते, या डच पे करते, या पुर्तगीज पे करते। तो ऐसा ऐसा करते थे लोग, जो जैसा जिसको मौका मिल जाता था वो कर देता था। रूट्स वर ब्लॉक्ड, अब कोई अगर कहीं जा रहा है तो उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए कि अब तुम आगे नहीं जाओगे, तुम्हारा जो है ट्रेड ही नहीं करने देंगे। ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन, अब जैसे कि अब इंडिया के जितने भी कोस्टल रीजन है वहां से ही इनको लेकर जाना है, तो यहाँ से अगर वो लेकर जाएंगे कोई प्रोडक्ट, तो इसकी एक तरह से वो भी करनी है, मतलब सेफ्टी भी रखनी है। कैसे सेफ्टी करें कि हाँ अदर कंपनीज वाले जो हैं इस पर जो है किसी तरह का मतलब यहाँ से परचेजिंग ना कर पाए हमारे प्रोडक्ट की, तो इसका फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? किलेबंदी, मतलब कि उसकी एक तरह से हम सेफ्टी बनाए रखें कि कोई दूसरी कंपनी जो है वहाँ पर आके कैप्चर ना कर ले। तो उसके लिए क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी? अब उसके लिए रिक्वायरमेंट है आर्म्स की, मतलब हथियारों की। अब हथियारों को चलाने वाले भी होने चाहिए। चलाने वाले अब धीरे धीरे क्या होने लगे कि वो रिक्रूट करने लगे किसी न किसी, मतलब सिटी, मतलब कि लोगों को रिक्रूट करने लगे, भर्ती करने लगे आर्मी में। एक तरह से वो प्रोटेक्टर एक तरह से समझ लो कि हाँ इस फोर्टिफिकेशन की क्या करें, वो रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें इसको। तो क्या करने लगे? ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब ट्रेडिंग पोस्ट है ना, ये यहाँ से ट्रेड हो रहा है और अपने यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो इन पोस्ट को क्या करना है, इसके फोर्टिफिकेशन का काम चलने लगा। फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी की करना। तो इसकी वजह से बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स विद द लोकल रूलर्स। अब जो लोकल रूलर्स थे अब उनको इससे प्रॉब्लम होने लगी कि जैसे मेरी ज़मीन, मेरी जगह, तुम क्यों फोर्टिफिकेशन कर रहे हो? तुम कौन हो किलेबंदी करने वाले? हम जब मन करेगा तब करेंगे, तुमसे क्या मतलब उससे? तो जो लोकल रूलर्स होते थे उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं तो ये हमारी जगहों पर क्यों फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड ट्रेड अगर उसका करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं तो और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जितने लोग आना चाहें आए, तुम कौन होते हो फोर्टिफिकेशन करने वाले? तो इससे लोकल रूलर्स को क्या होने लगा, मतलब उनको समस्या होने लगी। तो बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट मतलब एक तरह से छोटा मोटा मनमुटाव जैसी फीलिंग्स बढ़ने लगी। किन में लोकल रूलर्स और जो ट्रेडर्स थे, तो इन सभी के। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो इस पूरे चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा एक बार वीडियो, उसके बाद साथ साथ में अपनी बुक भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो बुक पढ़ लोगे आप तो पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ रहा होगा उस समय। तो ये रही आज की वीडियो क्लास। ओके, हैव अ गुड डे, गुड लक, थैंक यू।